अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव को चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत कम थी। ये गांव एक दूर दराज इलाके में था। उस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। खास बात यह थी कि उस गांव में और आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत और सब्जा बहुत कम था। दूर दूर तक कोई दरख्त और फसलें बहुत कम नजर आती थी। पूरे गांव में पीपल का एक ही बड़ा सा दरख्त था और उसका साया बहुत घना और ठंडा था। गर्मी के दिनों में उस साए में बैठने का बहुत लुत्फ आता था। लेकिन गांव का कोई भी शख्स उस दरख्त या उसके साए के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह यह थी कि पीपल का ये पेड़ एक लालची बनिए के घर की दीवार के साथ उगा हुआ था। वो इस दरख्त को अपनी मलकियत समझता था और किसी को उसके साए में बैठने की इजाज़त नहीं देता था। गांव का धोबी हफ्ते में एक दिन बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करके ले जाता और उन्हें धो सुखाकर चंद दिन बाद वापस दे जाता। उसके बदले बनिया उसको थोड़ी सी रकम बतौर उजरत अदा कर दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था। सूरज सवा नेज़े पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सबका बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के दरख्त का दूर तक फैला हुआ ठंडा और घना साया देखा। शदीद गर्मी के उस मौसम में ये ठंडी जगह देखकर धोबी का दिल मचल उठा। उसने सोचा अगर मैं इस दरख्त के नीचे चंद लम्हे आराम कर लूं तो मज़ा ही आ जाए। ये सोचकर उसने अपनी चादर ज़मीन पर दरख्त के नीचे साए में फैलाई और उस पर पांव पसार कर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा और साए में जल्द ही उसको नींद आ गई और वो खराटे लेने लगा। ऐन उसी वक्त बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को यूं बेतकल्लुफी से पीपल के साए में सोते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर उसे बेदार कर दिया और चीख कर पूछने लगा, तुम्हें इस जगह सोने की इजाजत किसने दी है? धोबी बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, जनाब मुझे माफ कर दें, मैं काफी थका हुआ था, गर्मी भी बहुत है। पीपल का ठंडा साया देखकर मैं रह न सका। चंद लम्हे के लिए बैठा तो आंख लग गई। ये सुनकर बनिए को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि यह दरख्त मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी ठहरने और रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, जनाब मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपके घर की खिदमत करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके दरख्त के साए में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? अपने काम के बदले मुझे इतना हक तो मिलना चाहिए। धोबी मिनमिनाया। ये सुनकर बनिया मजीद अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में उजरत भी लेते हो। मुफ्त में ये काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस दरख्त के साए में आराम करने का हक नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। बनिए की ये बात सुनकर धोबी हैरत से पूछने लगा, क्या तुम इस दरख्त के साए की भी कीमत मांगते हो? बनिया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक समझे। उसे रकम कमाने का एक नया तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, क्या कीमत है इस साए की? बनिया बोला, अगर तुम दरख्त का ये साया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें सोने के 1000 सिक्के मुझे अदा करना होंगे, 1 पाई भी कम नहीं। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरत के मारे उछल पड़ा। एक लम्हे के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तुम्हें इस साए के बदले में ज्यादा से ज्यादा सोने के 200 सिक्के अदा कर सकता हूं। थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ऐंठने के चक्कर में था और धोबी उस दरख्त के ठंडे साए के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने के लिए तैयार ना था। काफी बहस मुबाहसे के बाद बिल आखिर धोबी उस पीपल के दरख्त के साए के बदले सोने के 500 सिक्के अदा करने को तैयार हो गया। बनिए ने भी उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था कि मुफ्त में इतनी बड़ी रकम हाथ आ रही है। ये भी तय हुआ कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक मुआहिदा तहरीर किया जाएगा। धोबी पीपल के दरख्त के उस साया की कीमत बनिए को नकद अदा करेगा और दोनों इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद पीपल के दरख्त का ये साया धोबी की मलकियत बन जाएगा। सारे मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार में गर्क अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत खुश था
کہ उसने धोबी को बेवकूफ़ बनाकर एक मोटी रकम ऐंठ ली है। ये रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर दरख्त के साए की कीमत ही क्या होती है? साया भी वो जिसके नीचे वो खुद और ना उसके बीवी बच्चे आज तक बैठे थे। उसने मंसूबा बनाया कि इस रकम से वो एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने अपनी दानिश में तो धोबी को धोखा दे लिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ़ नहीं था जितना उसने समझा था। धोबी ने भी बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक मंसूबा सोच लिया था। घर पहुंचकर उसने गधे को उसकी जगह पर बांधा, उस पर लदे कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो, मुझे अपने सोने के जेवरात दे दो, मैं उन्हें गिरवी रखकर सुनार से रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी ये बात सुनकर दंग रह गई और पूछने लगी, इतनी रकम की एकदम क्या जरूरत आन पड़ी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर उगे पीपल के दरख्त का साया खरीदना चाहता हूँ, मैं इस गर्मी में उसके नीचे आराम किया करूंगा। धोबी बताने लगा। धोबी की बात सुनकर उसकी बीवी को तो अपने कानों पर यकीन ही ना आया। वो सोचने लगी कि शायद उसके शौहर का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने दरख्त का साया भी खरीदा है? क्या साया भी कोई जायदाद होती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये बेवकूफ़ी मत करो, इस तरह तुम इन जेवरात से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे कोई भी ये साया नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले में अटल था। उसने अपनी बीवी की कोई भी बात सुनने समझने की कोशिश ना की। बीवी फिर कहने लगी, मेरा तो मशवरा यह है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल काश्त करो, जिसे बेचकर तुम ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। धोबी कहने लगा, देखो, पहली बात तो ये कि मैं धोबी हूँ, मुझे सिर्फ यही काम आता है, मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना मेरे बस की बात नहीं। मैं 10 साल भी खेत पर मेहनत करके उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस साए से 6 माह में कमा लूंगा, और इसके बाद तुम्हारे जेवरात भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। धोबी की बीवी समझ गई कि उसका शौहर अपना इरादा बदलने वाला नहीं, इसलिए उसने मजीद बहस नहीं की और चुपचाप अपने जेवरात वाली पोटली लाकर शौहर के हवाले कर दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और ये जेवरात उसके पास गिरवी रखकर सोने के 500 सिक्के उधार ले लिए। दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर मुआहदे पर दस्तखत करने सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले ही वहां पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां मौजूद थे। वो इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के दरख्त का साया बनिए से खरीद लिया है। बनिए ने मुआहदा पहले ही तहरीर कर रखा था। उसमें तहरीर था कि बनिया अपने पीपल का साया सोने के 500 सिक्कों के एवज धोबी को फरोख्त करता है। दोनों में से जो भी फरीक इस मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे फरीक को सोने के 1000 सिक्के जुर्माने के तौर पर अदा करेगा। इस मुआहदे पर बनिए ने दस्तखत कर दिए, लेकिन धोबी चूंकि अनपढ़ था, इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए। वहां मौजूद सारे लोग इस मुआहदे के गवाह बने और धोबी ने साए की कीमत बनिए के हवाले कर दी। वहां मौजूद हर शख्स ये सोच रहा था कि बनिया बहुत चालाक है, उसने बेचारे सादा लो धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक किसी ने सुना ना देखा कि एक दरख्त का साया भी फरोख्त होता है। उस दिन के बाद से धोबी का यह मामूल बन गया कि वो दोपहर से लेकर शाम तक उस दरख्त के साए तले चारपाई बिछाकर सोया रहता। वो गधे की रस्सी भी अपनी चारपाई के साथ बांध लेता। ये गधा वक्त बे वक्त गला फाड़ कर रेंगना शुरू कर देता। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई अहम बात शुरू की, उधर गधे ने अपनी बेसुरी गज़ल शुरू कर दी। गधे का ये शोर शराबा बनिए के लिए बहुत दर्द सर था। सूरज की गर्दिश के साथ साथ जूं जूं साया अपनी जगह तब्दील करता, धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता। बाज औकात वो बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में भी कोई बात ऊंची आवाज में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा धोबी सुन ही ना ले। उसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता और सब वहां बैठकर बातें और हंसी मजाक करते रहते। बच्चे भी शोर शराबे करने में किसी से पीछे ना रहते। ये सारी सूरत हाल बनिए और उसके खानदान के लिए काफी परेशान कुन थी। आखिर एक रोज तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला कर लिया।
वो धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जे का इरादा रखते हो। तुम, तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सब की वजह से हमारे आराम और काम में खलल पड़ता है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो सिर्फ साए के नीचे बैठता हूँ। जो जो सूरज मगरिब की तरफ जाता है, साया मशरिक को सिरक जाता है और आपके घर की दीवार के साथ जा लगता है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। बनिया वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया, ताहम उसका दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए। मगर फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में भी किसी को नजर ना आया। वो कहीं मौजूद ना था। उसकी बीवी को भी इल्म न था कि वो कहाँ गया है। जब काफी दिन तक धोबी नजर ना आया तो बनिए को हैरत हुई। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर उसने लोगों के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में खुश भी था कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। इसी तरह एक दिन जब बनिया अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाने घर आ रहा था तो ये देखकर धक से रह गया कि धोबी एक दफा फिर पहले की तरह अपनी चारपाई बिछाए दरख्त के साए के नीचे मौजूद था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया करीब पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थी। गधा तो पहले ही उसके पास मौजूद था। सबकी आवाजें मिलकर अजीब शोर शराबा कर रही थी। बनिए ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है धोबी? धोबी ये सुनकर कहने लगा, ये तमाशा नहीं जनाब, ये मेरे मवेशी हैं। चूंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं, इसलिए अब ये इसी पीपल के साए में रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया तो गुस्से में पागल ही हो गया। वो तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वो ये मवेशी भी अपने साथ ले आया था। वो चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ साया बेचा है, जमीन नहीं। धोबी ये सुनकर कहने लगा, आप सच कह रहे हैं, मैं सिर्फ साया ही इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन किसी और जगह ले जा सकते हैं। धोबी के ये अल्फाज सुनकर सारे लोग हंसने लगे। बनिया सिटपिटा गया। वो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, मगर ये धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वो झिंझिलाकर बोला, मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपना साया कहीं और ले जाओ। बनिए की बात सुनकर धोबी ने एक और कहका लगाया और बोला, ठीक है, लेकिन फिर मैं पीपल का दरख्त भी साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये साया इसी दरख्त का है। धोबी की ये बात सुनकर बनिया ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्त को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वालों और दोस्त रिश्तेदारों से मशवरा किया और फिर फैसला किया कि धोबी के साथ साए की फरोख्त का मायदा तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम वापस अदा करने के सिवा कोई चारा न था। दूसरे ही दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ अपना मुआहदा खत्म किया और जुर्माने के तौर पर सोने के 1000 सिक्के धोबी को अदा करके उससे जान छुड़वा ली। धोबी खुश हो गया। उसे अपनी रकम दोगुनी होकर वापस मिल गई थी। इस रकम से उसने गिरवी रखे हुए जेवरात सुनार से वापस लेकर अपनी बीवी को लौटा दिए। उसकी बीवी भी खुश हो गई। अब धोबी बनिए को नसीहत करते हुए कहने लगा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब खुदा के तोहफे हैं, ये अनमोल हैं। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनसे फायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी अब ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को पीपल के साए में बैठने से मना नहीं किया।